हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खम्मा घणी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से एक और नई ऑडियो बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं सुजैन कैन के द्वारा लिखी गई किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग से। अपनी इस बेस्ट सेलर बुक में सुजैन कैन इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इंट्रोवर्ट्स इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। उन्होंने इस किताब के थ्रू इंट्रोवर्ट्स के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट को डिस्क्राइब किया है। ये दुनिया जहाँ एक से बढ़कर एक आइडियल हाईली असर्टिव पर्सनालिटी के एक्सट्रोवर्ट्स भरे पड़े हैं, वहाँ कभी कभी इंट्रोवर्ट्स लोगों की एडवांटेज या तो भुला दी जाती है या नेग्लेक्ट की जाती है। और यहीं पर सुजैन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल आता है, आपको इंट्रोवर्ट्स होने के फायदे गिनाना। जी हाँ, आमतौर पर हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट्स होना उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इंट्रोवर्ट्स बच्चों को अपने स्कूल के दिनों में अक्सर सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि वो सबके जैसे नहीं होते, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते जैसा कि उन्हें बाकी बच्चों की तरह करना चाहिए। तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का वेस्टर्न आइडियल है हाईली एनर्जेटिक होना, कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेटिव होना, जो कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि क्वाइटनेस, शाइनेस और आउटवर्ड एक्शन की कमी के एकदम अपोजिट है। और उनकी पर्सनैलिटी की इन खास बातों को नेगेटिव समझा जाता है। हालांकि जैसा कि सुजैन कैन पॉइंट आउट करती है कि ये बस एक स्टीरियोटाइप है जो बदकिस्मती से बहुत से इंट्रोवर्ट्स लोगों को सक्सेस के उस लेवल तक पहुंचने से रोकती है जहां उन्हें वाकई में होना चाहिए था। तो यहाँ हम सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन क्या है इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और बाद में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन के बारे में। साइकोलॉजी में ये दोनों ही टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे एक साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और बाद में सालों के कई सारे रिलायबल मॉडल्स और थ्योरीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। कार्ल गुस्ताव जंग, जो कि एक बहुत बड़े जाने माने साइको एनालिस्ट थे, उनका साइको एनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजी में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इन दो टाइप्स के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम किया, जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंसर्न का मैटर है। मगर आज भी हमारे पास इन टर्म्स की कोई कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देंगे जो काफी फेमस है। जॉन लेनन, जो कि पॉपुलर म्यूजिक के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट फिगर है, वो एक पक्के एक्सट्रोवर्ट थे। वो हमेशा लाउड रहते थे, किसी भी चीज का तुरंत रिस्पांस देते थे। उन्हें पब्लिसिटी बिना बहुत पसंद थी, जो उन दिनों बीटल्स को मिला करती थी, और हमेशा लोगों से घिरे रहना उनकी आदत थी। बीटल्स का ग्रुप छोड़ने के बाद भी वो मीडिया का अटेंशन खींचते रहे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए योको ओनो के साथ उन्होंने अपना फेमस बेड इन स्पोर्ट पीस रखा था, जहाँ उन्होंने जर्नलिस्ट को अपने होटल रूम में इन्वाइट किया। जब वो कई दिनों के लिए बेड पर ही लेटे रहे थे, तो कई हफ्तों तक वो सिर्फ होटल के अंदर ही घूमते रहते थे और जर्नलिस्ट से बातें करते हुए अपनी फिल्म बनवाते रहते थे। अब ये सिचुएशन तो किसी इंट्रोवर्ट के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। हाँ, ये सच है कि पॉपुलर लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जब वो स्ट्रीट्स पे निकलेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे, उन्हें रोकेंगे, और ऑब्सेस्ड फैंस तो उन्हें हैरास तक कर सकते हैं। लेकिन हर कोई फेमस इंसान खुद जर्नलिस्ट को अपने होटल स्वीट में बुला करके उनके साथ इतना नहीं घुलता मिलता। अब डैनियल रेडक्लिफ एक परफेक्ट एग्जांपल है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, जो काफी फेमस होने के बावजूद भी जर्नलिस्ट और पब्लिसिटी को हर कीमत में अवॉइड करने की कोशिश करते थे। उन्हें हर एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने का बिल्कुल शौक नहीं था और ना ही वो पार्टी एनिमल थे। यहाँ तक कि लोगों से बचने के लिए वो सड़क पर अपने कई सारे डॉग्स को लेकर वॉक करते थे। कई सारे डॉग्स से हमारा मतलब है वाकई में बहुत सारे डॉग्स। जरा इमेजिन कीजिए, डैनियल रेडक्लिफ 10 कुत्तों के साथ रोड पर चल रहे हैं। ये उनका बड़ा मजेदार तरीका था अपने फैंस को दूर रखने का। अब वापस से जॉन की बात करते हैं। बीटल्स ने मिड 60s के अंदर जो मूवीज बनाई थी, उनमें जॉन की लाउड पर्सनैलिटी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। इन सभी फिल्मों में उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता था जो कि हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, जोक्स मारता रहता है, मतलब कि जिसकी पूरी जिंदगी ही एक पार्टी है। वो अपने बैंडमेट जॉर्ज हैरिसन के पोलर अपोजिट थे, जो एक्सपोजर बिल्कुल पसंद नहीं करते और ज्यादातर चुपचाप से पीछे बैठे रहते थे। तो बीटल्स की स्टेज परफॉर्मेंस में भी जॉर्ज कहीं बैक साइड में खड़े रहते थे, जबकि जॉन और पॉल मैकार्टनी हमेशा फ्रंट पे रहते थे।
जॉन से बिल्कुल अलग जॉर्ज हैरिसन खुद को हमेशा काम में डुबाए रखते थे। उनका म्यूजिक भी काफी डिफरेंट था। बीटल्स एरा के दिनों में हैरिसन के सॉन्ग्स आइडिया और कंटेंट वाइज मार्केटिनी और लेनिन की कंपोजिशन से बहुत डिफरेंट होते थे। मतलब कि उनके गाने ना कुछ अलग ही होते थे, जिनमें थोड़ी फिलॉसफी और मिस्ट्री छुपी थी। और जब उनका बैंड बंद हो गया तो हैरिसन ने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया और फाइनली अपना मास्टरपीस रिकॉर्ड किया, एक डबल एल्बम ऑल थिंग्स मस्ट पास। उन्हें इसे परफेक्ट बना करके रिकॉर्ड करने में कई साल लग गए थे, जो कि उनकी एक और खासियत थी। हैरिसन जो कि एक परफेक्शनिस्ट थे, अपने म्यूजिक में इतना फोकस करते थे कि अपने आसपास की हर चीज भूल जाते थे। वो महीनों तक अपने सोशल सर्कल और बाकी सब चीजों से दूर रहते थे। उनकी इस आदत से उनके बैंडमेट्स तक परेशान हो जाते थे, क्योंकि परफेक्शनिज्म के चक्कर में कई बार उनकी कंपोजिशन भी फिनिश नहीं हो पाती थी। तो अब देखो ये दो म्यूजिशियन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे। लगभग हर इंटरव्यू में जॉन ही पिच डोमिनेट करते थे, क्योंकि वही सबसे लाउडेस्ट थे, और दूसरों को इंटरप्ट करके बस अपनी बात ऊपर रखते थे या कोई मजेदार किस्सा सुनाने लगते। दूसरी तरफ जॉर्ज चुपचाप रहते थे। उन्हें बोलने से ज्यादा सुनना पसंद था, और जब वो बोलते भी थे ना तो गुम से रहते थे, बड़ी ही सॉफ्ट वॉइस में बोलते थे। जॉन उन लोगों में से थे जो नजरें मिलाकर के बात करते हैं और आपको भी अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। मगर जॉर्ज शायद ही कभी किसी को देख करके बात करते हो, और बात करते टाइम भी वो नीचे देखते रहते थे कि एग्जैक्टली क्या बोलना है। अब पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो जॉन की पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लम में थी। उन्होंने लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे थे। जॉन बहुत ही सोशल थे। वो रोजाना कई नए लोगों से मिलते रहते थे, जिसमें कई खूबसूरत और जवान लेडीज भी होती थी। अब सीधी सी बात है कि उनके साथ काफी सारे स्कैंडल्स भी हुए जो मीडिया में काफी उछले थे। बाद में वो सेटल डाउन भी हुए, लेकिन जॉन एक ऐसे इंसान रहे जिनकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर आए। कई औरतों के साथ उनकी कैजुअल फ्रेंडशिप रही। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज की पर्सनल लाइफ काफी शांत और प्रेडिक्टेबल रही थी। उनका दूसरी औरतों के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं रहा था। इंट्रोवर्ट लोगों की दोस्ती बहुत कम होती है, और जिससे भी होती है वो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं होती, बल्कि एक गहरी रिलेशनशिप होती है जिसे वो हमेशा मेंटेन रखते हैं। ये बात यहाँ पर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंट्रोवर्ट लोग सोशल नहीं होते और लोग उससे नफरत करते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। जॉर्ज की तरह ही इनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा स्टेबल होती है। ये कम दोस्त बनाते हैं, मगर जिससे भी दोस्ती करते हैं पूरे दिल से निभाते हैं। आई थिंक अब आपको शायद थोड़ा आइडिया मिल गया होगा इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में। हालांकि हम इस बात पर पूरा जोर नहीं दे सकते कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं करना चाहते या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होती। हमने अभी जॉर्ज हैरिसन का एग्जाम्पल दिया। हालांकि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपने खास दोस्तों के साथ अक्सर घूमते फिरते थे, और असोशल यानी कि जो सोशल नहीं होते बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। लेकिन ये बात सभी इंट्रोवर्ट्स के साथ होती है, ये तो पक्का है। बेशक उन्हें बातें करना पसंद होता है, लेकिन हर चीज के बारे में नहीं, हर टॉपिक पर नहीं। एक्सट्रोवर्ट्स लोग यूजुअली स्मॉल टॉक पसंद करते हैं। वो अपनी लास्ट नाइट आउट के बारे में घंटों बातें कर सकते हैं, या वेकेशन में उनके साथ हुई किसी फनी बात को भी शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट लोगों को इन सब्जेक्ट्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लाइफ, फिलॉसफी या फिर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स पर डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना पसंद होता है। उन्हें ऐसे डीप सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं जैसे एक्सट्रोवर्ट्स को एवरीडे की चिट चैट। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन देखा गया है कि अक्सर एक्सट्रोवर्ट जब कोई इस तरह की बात छेड़ते हैं तो इंट्रोवर्ट उसमें एंगेज नहीं होते। इस बात का हम एक और एग्जाम्पल, इंट्रोवर्ट्स भी सोशिएबल होते हैं, मगर एक डिफरेंट तरीके से। जी हाँ, स्टीफन और मार्क दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्लास के बाद दोनों बाकी स्टूडेंट्स के साथ नजदीक के एक पब में जाकर एंजॉय करते थे। ऐसी सिचुएशन में अक्सर आपको एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बीच के कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब स्टीफन एक ऑर्डिनरी एक्सट्रोवर्ट लड़का था और बहुत ही लाउड टाइप का। वो पब में ऐसे बैठता था कि सब उसे ही देखे, और अगर कोई उसे नहीं देख रहा है तो वो भी उसका अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर देता था। वहीं दूसरी तरफ मार्क था, जो कि इंट्रोवर्ट था। हालांकि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ अपने फेवरेट टॉपिक्स पर बात करना पसंद था, मगर कभी कभी वो सबके साथ होते हुए भी चुपचाप बैठा रहता था। स्पेशली तब जब 2-4 बियर के बाद सब लोग लूज और पॉइंटलेस बातें करने लगते थे। आए दिन उसके दोस्त उसे ज्यादा खुलकर बात करने के लिए एनकरेज करते, लेकिन उसे सब अच्छा ही नहीं लगता था। तो एक बार स्टीफन सबको अपने पास्ट के किसी लास्ट ट्रिप के बारे में बता रहा था कि वहाँ उसने कितनी पार्टीज की, कितने लव अफेयर्स किए, कितने लोगों से वो मिला, वगैरह वगैरह। उसकी स्टोरी काफी लंबी थी और लोग मन मार करके सुन रहे थे,
यहाँ तक कि जब लोग बीच में बोल रहे थे तो वो भी स्टीफन से मिलती जुलती स्टोरीज ही सुना रहे थे। जब मार्क ने टॉपिक चेंज करने के लिए उस दिन के क्लास लेक्चर के बारे में मेंशन किया तो सब उसे अजीब तरीके से घूरने लगे, खास करके स्टीफन। उसने मार्क की बात बीच में ही काट करके अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखा। जब मार्क को लगा कि उसकी कोशिश बेकार है तो वो भी चुप हो गया और उनकी बकवास बातें सुनकर के बोर होता रहा। उसके बाद वो जाकर के चुपचाप एक कोने में बैठ गया जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। उसे ये भी लग रहा था कि अगर उसे कभी भीड़ में बोलना भी पड़े तो ये उसके लिए कितना वियर्ड और अनकंफर्टेबल होगा। इससे तो अच्छा होता कि उसके कम दोस्त होते जिनसे कि वो एक मीनिंगफुल और डीप कॉन्वर्सेशन कर पाता। तो यही डिफरेंस है। आगे अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की तो एक्सट्रोवर्जन इज आइडियल फॉर सक्सेस। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही मेंशन किया है कि एक्सट्रोवर्जन होना एक ऐसी क्वालिटी मानी जाती है जिससे सक्सेस मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में सोशल होना, कॉन्फिडेंट होना, इन चीजों को काफी वैल्यू दी जाती है। हालांकि ये साबित नहीं होता कि सिर्फ ये सब होने से किसी इंसान को सक्सेस मिल जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसे सुजैन केन ने अपनी किताब में बताया है। कॉम्पिटेंस इज नॉट द सेम एज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं लेकिन आप में काबिलियत कम है तो पॉसिबल है कि आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन दूसरे कल्चर्स का थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन करके हम इस अनजस्टिफाइड वेस्टर्न स्टीरियोटाइप को तोड़ सकते हैं। चलिए जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर के कंपैरिजन में जापान एकदम पोलर अपोजिट माना जा सकता है, स्पेशली सोशल रिलेशनशिप और सक्सेस के मामले में। एक तरह से माना जाए तो जापान इंट्रोवर्ट्स के लिए एक हेवन की तरह है। आमतौर पर यहाँ के लोग ज्यादा शांत होते हैं। गलियों में, सड़क पर जोर से बात करना बहुत ही रूड माना जाता है। सब अपने काम से काम रखते हैं। स्कूल कॉलेज में भी यही सेम सिचुएशन है। जहां एक और बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक्सट्रोवर्जन रिलेटेड ट्रेड्स को एनकरेज करती है, जिसमें ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन वगैरह कंपलसरी एक्टिविटीज है, वहीं दूसरी ओर जापान में डिफरेंट सिचुएशन है। वहां ज्यादा स्टूडेंट्स अपना काम खुद ही करते हैं और लेक्चर के टाइम पर भी शांत रहते हैं जब तक प्रोफेसर कुछ ना पूछे। कोई भी फालतू का सवाल नहीं करते। तो इसके अलावा हम कुछ और भी डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट नोशन ऑफ पर्सनल स्पेस पर जोर दिया है, जिसका सिंपल मीनिंग है कि किसी भी इंसान की बॉडी के अराउंड एक ऐसा स्पेस रखना जिसमें किसी दूसरे को एंटर नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के पर्सनल स्पेस में सिर्फ उसके खास दोस्त और पार्टनर्स ही एंटर कर सकते हैं। अब जापानीज लोगों का पर्सनल स्पेस एरिया बहुत बड़ा होता है और नॉर्मली वो लोग दूसरों को यूं ही टच नहीं करते, इवन ग्रीटिंग करते टाइम भी नहीं। वो बस एक दूसरे के सामने बो करते हैं, यानी कि झुक जाते हैं। हगिंग तो ये लोग अवॉइड ही करते हैं क्योंकि उनके लिए ये उनकी पर्सनल स्पेस की ब्रीचिंग होती है। सिंपली जापानीज लोग अपने से मतलब रखते हैं और जनरली उतने सोशिएबल नहीं होते जितने कि अमेरिकन्स, जिनका पर्सनल स्पेस थोड़ा ज्यादा नैरो होता है। अमेरिकन सोसाइटी में हैंडशेक करना एक नॉर्मल बात है और लोग नॉर्मली हर किसी को हक करते हैं, चाहे वो क्लोज फ्रेंड हो या फिर कैजुअल। अमेरिका में ये चीज ना सिर्फ ओके है बल्कि लोगों को ये अच्छा भी लगता है। तो फाइनली हमने जापान का एग्जाम्पल ये दिखाने के लिए लिया कि कैसे एक पूरा देश जहां अमेरिका से ज्यादा इंट्रोवर्ट्स लोग रहते हैं फिर भी इतना सक्सेसफुल है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और प्रोडक्टिव देशों में से एक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में पूरा देश नया बना दिया था। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया में सबसे आगे बढ़ते रहे। इससे यही साबित होता है कि ना सिर्फ इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि कई बार एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कल्चरल एटमॉस्फेयर है जो उनके रास्ते की रुख है। इसी के साथ आगे जानते हैं द ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस शायद हमारे ब्रेन की ओवरऑल सेंसिटिविटी में है। इन शॉर्ट बोले तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये कि लोग एनवायरनमेंट में हो रहे किसी भी चेंज को बड़ी इजीली नोटिस कर लेते हैं और ये लोग अकेले में बोर भी नहीं होते क्योंकि इनका ब्रेन काफी एक्टिव है जो इन्हें नए नए आइडियाज देता रहता है। इंट्रोवर्ट ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और इनर वर्ल्ड के बारे में काफी डीपली सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट्स अकेले में जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके ब्रेन को कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है। उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट पसंद होता है जिसपे खूब सारा एक्शन और स्टिमुलेशन हो। इसीलिए अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट है तो आप बड़े मजे से वॉल स्ट्रीट के ब्रोकर बन सकते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे उस मूवी का जिसका नाम था द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें हम एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में वेस्टर्न स्टीरियोटाइप का प्रोटोटाइप देख सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। इसी मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप एक रूम में काम कर रहा है।
सब शाउट करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। साथ ही वो स्क्रीन में कुछ नंबर्स भी चेक कर रहे होते हैं। अपने कस्टमर्स को कॉल करके अपनी कंपनी के शेयर लेने के लिए भी कन्विंस कर रहे होते हैं। इस मूवी में ब्रोकर्स को काफी रिवॉर्ड सीकिंग और गोल ओरिएंटेड टाइप का दिखाया गया है। उन्हें मेनली बस पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर, इसके सिवा उन्हें कोई और बात दिमाग में नहीं आती। वहीं इंट्रोवर्ट शायद हार्डली ऐसी जगह पर काम कर पाएंगे जहां इतना शोर शराबा हो, इतने सारे लोग हो और अनबियरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लगातार उनके माइंड को हिट करे, उन्हें टोटली कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि इनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए इंट्रोवर्ट लोग एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस करना पसंद करते हैं और बेशक वो एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले उस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए तो ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं और इन्हें शांत एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। अब आगे हम इस कैरेक्टरिस्टिक को एक और मूवी बार्टन फिंक के एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये मूवी कॉइन ब्रदर्स की कुछ अर्ली मूवीज में से एक है। ये मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो मूवी स्क्रिप्ट लिखने के लिए लॉस एंजलिस आता है। उसका प्रोडक्टिव प्रोसेस उस कैरेक्टर से एकदम अपोजिट है जो वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखाया गया है। बार्टन फिंक यानी कि जो मूवी का हीरो है, मेनली अपने होटल के रूम में बैठता है और सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है और वो है अपनी मूवी की स्क्रिप्ट। वो अपनी मूवी के प्लॉट के बारे में काफी सोचता रहता है, उसके वेरियस कैरेक्टर्स के बारे में, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, यही सब। वो मुश्किल से रूम से निकलता है और जब जाता भी है तो बहुत देर के लिए नहीं। उस पूरे होटल में वो सिर्फ एक ही इंसान से बात करता है जो उसका सबसे क्लोज पड़ोसी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रोवर्ट्स हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन और मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं। उन्हें हाई प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चाहिए भी होती है जिससे उनकी एक्शन और एक्साइटमेंट की भूख शांत होती है। वहीं इंट्रोवर्ट्स लोग मल्टीटास्किंग में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मगर वो एक टाइम में ना एक काम को बहुत अमेजिंग तरीके से करते हैं, बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। तो अब आगे जानते हैं इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन इज अ डायमेंशन। जी हाँ, सारी बातों की एक बात यही है कि कोई भी ना तो एक्सक्लूसिवली इंट्रोवर्ट होता है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। ये इसमें कोई कैटेगरी या टाइप्स नहीं है जैसा कि पहले रिसर्चर्स सोचते थे, मगर हाँ, ये एक 2 पोल स्केल फॉर्म करते हैं। तो आप कभी कम या ज्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इन दोनों टाइप के कहीं मिडिल में होते हैं। कभी वो ज्यादा शांत रहते हैं, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, और कभी किसी दूसरी सिचुएशन में ज्यादा सोशिएबल और अटेंशन सीकर। इसीलिए रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब में ये दोनों एक्सट्रीम है और इससे भी जरूरी बात कि हमें ये सीखना चाहिए इन दोनों क्वालिटीज को सही मौके पर यूज कैसे करें। सुजैन कैन इसे स्ट्रेचिंग योरसेल्फ कहती है। सुजैन एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रेच योरसेल्फ के लिए आपको अपनी ऑटोमेटिक इनिशियल रिस्पॉन्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है और डिफरेंटली एक्ट करने के लिए ट्राई करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन जो कि इंट्रोवर्जन में हाई है, वो पक्का कभी ना कभी सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस सकता है। हालांकि क्योंकि उसमें एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी भी है तो ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो एक्सट्रोवर्जन में हाई है मगर अपने अंदर की इंट्रोवर्ट क्वालिटी की वजह से कभी कभी अपने रूम में अकेले बैठ करके लाइफ के बारे में शांति से सोचना उसके लिए यूजफुल रहेगा। हम 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि लोग स्ट्रेच देमसेल्व्स के लिए क्या करें। अब जैसे माइक को लेते हैं, जो एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक्टिव और सोशल पर्सन है। ये हमेशा लोगों को जोक्स सुनाता है, हंसाता रहता है, क्योंकि उसके दोस्त भी उससे यही उम्मीद करते हैं, इसीलिए वो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है। हालांकि एक बार वो थोड़ा सैड मूड में था, एक तरह से बोले तो थोड़ा डाउन था, क्योंकि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई थी और अब बाहर घूमने फिरने के बजाय वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ करके लाइफ के बारे में बातें कर रहा था। माइक ने रियलाइज किया कि कैसे उसके फादर ने उसकी पर्सनैलिटी को शेप किया था और कैसे वो लोगों को अपने बिहेवियर से हर्ट कर सकता है। वो अपने दोस्तों से लाइफ के बारे में जनरल बात करता रहा कि लाइफ का पर्पस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इन शॉर्ट कहे तो जल्दी में आकर के एक्ट करने की बजाय माइक आराम से बैठ करके अपने इनर वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था, जिससे उसे काफी सारे आइडियाज और नए थॉट्स मिले। अब जोआने को लेते हैं, जो एक यूजुअल इंट्रोवर्ट है। यहाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो नॉर्मली काफी शाई और थोड़ी अपने में रहती है, मगर कभी कभी ना उसे कुछ बिल्कुल अलग करने का मन होता है, कुछ जंप आउट ऑफ हर स्किन टाइप का। एक दिन उसने हिम्मत करके एक पार्टी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये स्ट्रिक्टली कोई पार्टी नहीं थी, ये उस तरह का इवेंट था जहां लोग कुछ मौज मस्ती के लिए और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आते थे। वैसे जोआन इस टाइप के इवेंट्स को अक्सर अवॉइड करती थी, मगर इस बार उसका पार्टी में जाकर के नए लोगों से मिलने का मन कर रहा था, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनिया के साथ इस पार्टी में चली गई। जैसे ही वो दोनों पार्टी में पहुंचे तो सोनिया ने जोआने को अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया
और खुद कहीं भीड़ में आगे निकल गई। तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जोआने को थोड़ा ऑकवर्ड लगता था और वो तुरंत अपनी दोस्त को ढूंढने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके खुद ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। तो थोड़ी वो नर्वस थी, मगर उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश नहीं की। तो वो बोली कि आज बढ़िया मौसम है, राइट? और जिस लड़की को उसने ये कहा उसकी तो हंसी छूट गई। मतलब कि वो जोआने की हालत समझ गई थी और जोआने भी शर्माई नहीं, बल्कि थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी नई दोस्त के साथ उसकी चिट चैट फाइनली शुरू हो गई। तो कंक्लूजन ये है कि ये किताब अपने गोल में काफी सक्सीड रही है, इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में आज के मिथ को बस्ट करने में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो पूरी किताब जरूर पढ़कर देखिएगा। ये काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। अब हम आपको इस किताब से लिए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की एक शॉर्ट लिस्ट दे रहे हैं। इंट्रोवर्ट्स एंटी सोशल नहीं होते, उन्हें भी लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, मगर एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा डिफरेंट वे में। वेस्टर्न कल्चर एक्सट्रोवर्जन को फेवर करता है। ऐसे कल्चर में जहां सक्सेसफुल होने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है कि आपको हाईली एनर्जेटिक और सोशिएबल होना चाहिए, वहां इंट्रोवर्ट्स होना काफी चैलेंजिंग होता है। हालांकि हमने कुछ ऐसे भी कल्चर का एग्जाम्पल देखा है, जैसे जापान, जहां इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स के बराबर नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस की बात करें तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिनका ब्रेन में एक फर्म बेसिस होता है। हालांकि इनको परमानेंट चेंज करना इजी नहीं है, हाँ, मगर टेम्पररी आप इसे कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि हम ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कब कैसे बिहेव करेंगे। हाँ, ये सच है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल टाइप की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि इसे कैसे किया जाए। और इसी के साथ आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेच योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको ऐसी सिचुएशन रिकॉग्नाइज करनी होगी जब आपकी इनर सेल्फ आपको अपने नॉर्मल आउट सेल्फ से दूर ले जाती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। आगे आपसे जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी वो बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और आगे किस बुक पर आप ये भी हमें बताइएगा। और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा।